जब भारत के प्रधानमंत्री ने रूस के राष्ट्रपति को एक किताब दी, तो वो सिर्फ एक मामूली तोहफा नहीं था। बिल्कुल नहीं। वो तो एक पूरी कहानी को स्वीकार करने जैसा था। एक ऐसी कहानी जिसमें जुल्म है, बहुत पुरानी जड़ें हैं और एक कमाल की, हैरान कर देने वाली सांस्कृतिक वापसी है। और वो तोहफा था भगवद गीता। अब देखने में तो लगता है कि हाँ ठीक है, एक अच्छी भेंट है, लेकिन इस किताब का रूस के साथ जो रिश्ता है ना, वो बहुत पेचीदा और उथल पुथल भरा रहा है। एक ऐसी हिस्ट्री जो सच में चौंकाने वाली है। तो सवाल यही उठता है कि भाई एक किताब इतनी खास कैसे हो सकती है। ये समझने के लिए कि कैसे एक किताब, सिर्फ एक किताब, एक देश के लिए अपनी पहचान बचाने की 100 साल लंबी लड़ाई का सिंबल बन गई, इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, सोवियत संघ के उस काले दौर में। तो चलिए सीधे बात करते हैं। सोवियत यूनियन में स्टेट के अलावा किसी और चीज पर यकीन करना मतलब आग से खेलना था, और जो लोग हिंदू धर्म को मानते थे उनके लिए तो इसके अंजाम बहुत बहुत ही भयानक थे। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये उन लोगों की आप बीती है जिन्होंने वो दौर जिया है। गीता पढ़ना सिर्फ पढ़ना नहीं था, ये एक तरह से उस जुल्म के खिलाफ बगावत थी। जरा सोचिए, अपने विश्वास को उन्हीं किताबों के अंदर छिपाना पड़ रहा है जिनकी पूरी विचारधारा ही आपको मिटाने पर तुली हो। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। ये जुल्म पूरी प्लानिंग के साथ बड़ी बेरहमी से किया जाता था। केजीबी, जो कि सोवियत की सीक्रेट पुलिस थी, वो खास तौर पर कृष्ण भक्तों को निशाना बनाती थी। और कमाल की बात देखिए, उन्हें दुश्मन नहीं बल्कि दिमागी रूप से बीमार घोषित कर दिया जाता था। उन्हें पागलखानों में बंद करके ड्रग्स दिए जाते थे और ऐसी ऐसी यातनाएं दी जाती थीं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये एक पूरे विश्वास को जड़ से मिटाने की सरकारी मुहिम थी। लेकिन कहानी सिर्फ सोवियत दौर की नहीं है, इसकी जड़ें तो और भी बहुत ज्यादा गहरी हैं। कुछ सोर्सेज एक बहुत ही हैरान करने वाले पुराने कनेक्शन की तरफ इशारा करते हैं। एक ऐसा कनेक्शन जो रशियन और भारतीय कल्चर के बीच हमेशा से था। चलिए जरा इस साझा विरासत को देखते हैं। अब जरा इस पर नजर डालिए। ये शब्द सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकते, है ना? भाषा में, कहानियों में इतनी गहरी समानताएं, ये बताती हैं कि हजारों साल पुरानी एक साझा विरासत रही होगी। स्वर्ग के लिए एक ही शब्द, बारिश और बिजली के देवता के लिए मिलता जुलता नाम, ये कनेक्शन साफ दिखता है। फिर आया साल 988 एडी और सब कुछ बदल गया। हुआ ये कि प्रिंस व्लादिमीर को अपनी पॉलिटिकल पावर बढ़ानी थी, तो उन्होंने एक फैसला लिया जो किसी आध्यात्मिक खोज से ज्यादा एक, कह सकते हैं, एक बिजनेस डील जैसा था। इस एक फैसले ने उन पुरानी जड़ों को दबा दिया और रूस को एक बिल्कुल नए कल्चरल रास्ते पर डाल दिया, और यह रास्ता अक्सर जोर जबरदस्ती से लागू किया गया। चलिए अब फास्ट फॉरवर्ड करके आज के दौर में आते हैं। जब सोवियत यूनियन टूटा तो उसके बाद एक तरह का कल्चरल रेनेसां हुआ। वो विचार जो सदियों से दबे हुए थे, वो अचानक एक नए मॉडर्न अंदाज में वापस आने लगे, और जो हुआ वो सच में कमाल का था। सिर्फ इस एक नंबर को देखिए, 40%। सिर्फ 3 साल में इतनी बड़ी ग्रोथ। ये कोई छोटा मोटा ट्रेंड नहीं है, ये एक पूरा कल्चरल शिफ्ट है। रूस के लोग योग और उससे जुड़ी चीजों को इतनी तेजी से अपना रहे हैं, जो दिखाता है कि कहीं ना कहीं एक गहरी आध्यात्मिक खोज चल रही है। और रुकिए, एक और हैरान करने वाला फैक्ट, कुछ सोर्सेस तो ये भी कहते हैं कि रूस में रोज योग करने वालों का प्रतिशत भारत से भी ज्यादा है। मतलब ये सिर्फ एक हॉबी नहीं रही, ये बहुत से रशियंस के लिए अब जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। और बात सिर्फ योग तक ही सीमित नहीं है। क्या आप यकीन करेंगे कि आयुर्वेद का दुनिया में सबसे बड़ा मार्केट रूस है? और इसकी वजह जुड़ी है एक बहुत बड़ी त्रासदी से, 1986 का चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर। उस रेडिएशन के असर से लड़ने के लिए सोवियत डॉक्टर्स ने इंडियन एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर आयुर्वेदिक तरीकों पर काम किया, और रिजल्ट्स इतने अच्छे थे कि वहां एक पूरी इंडस्ट्री ही खड़ी हो गई। अब सोर्स एक बहुत ही दिलचस्प बात कहता है कि ये कल्चरल आइडियाज फैलते कैसे हैं। देखिए, 2 तरीके हैं। एक है अपनाने का तरीका, जैसे म्यूजिशियन यहूदी मेनुहिन ने योग को एक साइंस की तरह अपनाया अपनी पहचान बदले बिना। और दूसरा तरीका है धर्मांतरण का, जैसे म्यूजिशियन AR रहमान ने अपना धर्म और पहचान बदली। तो सोर्स का पॉइंट यह है कि योग और आयुर्वेद जैसी चीजों को एक साइंस की तरह अपनाया जा सकता है, जिसके लिए आपको अपनी पहचान बदलने की जरूरत नहीं है। तो चलिए घूम फिरकर वापस उसी चीज पर आते हैं जहां से हमने बात शुरू की थी, भगवद गीता पर। क्योंकि रूस में हुए इस पूरे कल्चरल बदलाव का सबसे बड़ा सिंबल गीता की अपनी कहानी ही है। सोचिए, 2011 में एक ऐसी चीज हुई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। भगवद गीता को बैन करने के लिए कोर्ट में केस कर दिया गया।
उसे एक चरमपंथी किताब तक कहा गया। ये बात पूरी दुनिया में फैल गई। जिस किताब को लोग कभी छिप छिप कर पढ़ते थे, अब उस पर खुलेआम हमला हो रहा था। लेकिन फिर 2012 में रूस की अदालत ने इस बैन की मांग को खारिज कर दिया। ये एक बहुत बड़ी जीत थी, कानूनी भी और सांकेतिक भी, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी। तो पूरी जर्नी को देखिए, कुछ ही दशकों के अंदर गीता का सफर कहां से कहां पहुंचा। एक ऐसी किताब जिसे पढ़ने पर जुल्म होता था, फिर जिस पर हमला हुआ, फिर जिसे अदालत ने सही ठहराया, और आखिर में उसे देश के सबसे ऊंचे लेवल पर एक ऑफिशियल गिफ्ट के तौर पर सम्मान मिला। ये सच में एक कमाल की यात्रा है जो एक पूरे देश के कल्चरल बदलाव को दिखाती है। और इसीलिए वो तोहफा इतना पावरफुल था। वो सिर्फ कागज और स्याही नहीं थी, वो उन दशकों के संघर्ष, उस दर्द और आखिरकार एक कल्चरल आइडिया की उस जबरदस्त हिम्मत को एक खामोश सलाम था जिसने जिंदा रहने के लिए नामुमकिन मुश्किलों का सामना किया था। तो ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है। हो सकता है रूस की कहानी हमें बहुत अलग लगे, लेकिन ऐसा है नहीं। पूरी दुनिया में इतिहास की न जाने कितनी परतें दबी हुई हैं जिन्हें या तो भुला दिया गया है या फिर जानबूझकर मिटा दिया गया। तो आज जब आइडियाज इतनी आसानी से एक देश से दूसरे देश जा रहे हैं, सवाल ये उठता है, और कौन सी छिपी हुई कहानियां हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।